प्रेस वार्ता में पधारे सभी पत्रकार साथियों का इस पत्रकार वार्ता में मैं हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चुनावों से संबंधित हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आई राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिग्नेल जी, हमारे सम्मानीय जिला के अध्यक्ष हरेंद्र सैन जी, पीसीसी के हमारे उपाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा जी, हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी योगेश सैनी जी, हमारे जिला के महासचिव प्रदीप शर्मा जी, प्रवक्ता हरिंदर परवाना जी, योगराज जी और हमारे सिटी के अध्यक्ष अनिल सैन जी, इन सभी का मैं यहाँ पठानिया जी स्वागत करता हूँ। और मैं मैडम सुप्रिया जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चुनावों से संबंधित वो आपसे रूबरू हूँ। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद आकर हमारी बात सुनने के लिए। देवभूमि हिमाचल को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर चुनाव है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ का जो चुनाव है वो इस देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही तय करेगा। इसका मुझे रत्ती भर भी संकोच नहीं है ये कहने में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की रिवाज बदलने की ठानी है। देवभूमि हिमाचल, शौर्य और पराक्रम की भूमि हिमाचल की कुछ परंपराएं हैं, उनको बदला नहीं जाता है, उसका पालन किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं दो शब्द कहना चाहूंगी कि हम क्या आपके बीच पर लेकर आए हैं और उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे बाकी चीजों पर जो हमें भारतीय जनता पार्टी पर या इस सरकार पर बोलनी है। 5 साल का समय बीत चुका है, पूरा टर्म मिला है जयराम ठाकुर जी को यहाँ के मुख्यमंत्री होने पर। टाइम तो उनको इस समय रिपोर्ट कार्ड दिखाने का है, लेकिन अभी भी जुमलेबाजी, भाषण और फर्जी वादे किए जा रहे हैं। आज का वक्त उनसे ये पूछने का है कि आपने प्रदेश के लिए किया क्या और आप किस बेसिस पर वोट मांग रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का एक मैनिफेस्टो आया, उसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं पहले आपको कांग्रेस का मुख्य बिंदु इस चुनाव में क्या है, हम किस बेसिस पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो जरूर बता देना चाहती हूं। सबसे पहले तो सरकारी कर्मचारियों की एक लंबे समय से डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम वापस बहाल करी जाए। हम जबानी जमा खर्च नहीं करते। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार और हमारी राजस्थान की सरकार ने ये कर दिखाया है। राजस्थान की सरकार के सरकारी कर्मचारियों के तो खाते में भी पैसे चले गए, छत्तीसगढ़ में भी जल्दी ही चले जाएंगे। और हमें ये लगता है कि अगर दो सरकारें ऐसा कर सकती हैं तो इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। और इसीलिए हमारी जो इकोनॉमिक कमेटी है उसने बैठकर इसका अध्ययन किया और देखा ये कितना डुएबल है। और क्योंकि जब पता चला ये डुएबल है तो अब हम इसको करेंगे, ये हमारा मुख्य वादा है। हमारा एक और बड़ा वादा जो है वो, जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने संविदा पर कर्मचारी रखने की प्रथा को समाप्ति की ओर बढ़े, हम उस बारे में भी अपना अंदेशा देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात युवाओं के बारे में करनी पड़ेगी। आज 63,000 पद हिमाचल प्रदेश में खाली है सरकारी। वो क्यों खाली है? वो नौकरियां क्यों नहीं भरी जा रही? हम ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि हम इतने लाख रोजगार बनाएंगे। हमने अध्ययन किया है और मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि जो सरकारी इंजन ऑफ ग्रोथ होता है वो पहले जाता है और फिर प्राइवेट सेक्टर अपने आप क्राउडेड करता है। और इसी से हमें पूरा विश्वास है कि जो नौकरियों का हम वादा कर रहे हैं वो बना पाएंगे। कोरोना काल में आय कम हुई लोगों की और लोगों ने बच्चों की शिक्षा पर सबसे पहले कटौती करी। और इसीलिए हमारा हिमाचल से ये वादा है कि हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। हम लोगों को शुरू से लगता है कि महिलाओं की बात जरूर होनी चाहिए और महिलाओं का जो हर घर लक्ष्मी का वादा है, 1500 रुपए 18 से 60 वर्ष की महिला को देने का वादा है, वो उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है। और मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर कदम साबित होगा, क्योंकि जो महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र और स्वावलंबी है वो जरूर सुरक्षित भी होती है। 5 लाख नौकरियों की मैंने बात कर ली है, हमने बागबानों की बात करी है, हमने किसानों की कर्जा माफी की बात करी है, उनको कम दाम में बिजली मिले उसकी बात करी है, हमने कम दाम पर आम जनता को बिजली मिले, 300 यूनिट बिजली
मुफ्त देने का वादा किया है, किसान अपनी कीमत खुद तय करे, ये हमने अपने प्रदेशों में करके दिखाया है। और हिमाचल क्यों अपवाद रहे? हमारा एक भी वादा ऐसा नहीं है जिसको हमने अपने क्षेत्रों में करा नहीं और फिर यहाँ पर आकर बोल रहे हैं। कोई जुमलेबाजी, कोई हवाबाजी नहीं है। जैसे हवा में यहाँ के मुख्यमंत्री उड़ रहे हैं, हमारा एक भी वादा जुमलेबाजी नहीं है। 2 रुपए प्रति किलो पर छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर खरीदती है, उससे वहां पर आवारा पशुओं की समस्या का निदान हुआ। वही काम हम यहाँ पर भी करना चाहते हैं। तो ये हो गई हमारी बातें। और कुछ भी आगे कहने से पहले एक बात मैं समाप्त करूंगी कि सरकारी कर्मचारियों को परेशान और उनकी डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम है। उनके यंग लड़के हर 10 लाख में 402 भर्तियां आर्मी में हिमाचल से होती हैं। हिमाचल नंबर 1 है आर्मी में भर्तियों के लिए। उनके यंग लड़कों को आप 23 साल में रिटायर करके ठेके पर आर्मी चलाने का काम करने जा रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए इनको कि लाखों की भीड़ लग गई है। आज इस देश में 4 साल की नौकरी नहीं, 4 दिन की भी अगर नौकरी होगी तो लाखों की भीड़ लग जाएगी। इस कगार पर आपने लाकर इस देश को खड़ा कर दिया। तो इधर उधर की बात करने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की जो कल एक जुमलेबाजी का घोषणा पत्र आया उसके बारे में बोल देती हूँ और फिर आगे हम बातें कर लेंगे। 8 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है। आपने पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी थी? पहले इसका ब्यौरा दीजिए। आप तो इनकम्बेंट हैं, आपको तो रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगने हैं। आपने पिछले 5 सालों में कितने लाख नौकरी दी? 1 लाख नौकरी तक नहीं दी और अब 8 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। आपने कितने उद्योग लगवाए यहां पर आकर 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने का मतलब ही क्या है? क्या ये यहां का मुद्दा है? यहां का मुद्दा बेरोजगारी है, यहां का मुद्दा खस्ताहाल सड़कें हैं। लेकिन उन मुद्दों पर मैं विशेष तरह से बात करूं, मैं पहले एक बात कहना चाहती हूं। आपने कहा था माफिया मुक्त बनाने जा रहे हैं आप हिमाचल को। आपने खनन माफिया, आपने भर्ती माफिया, आपने रेप माफिया, आपने ऐसा कौन सा माफिया है जो इस प्रदेश में नहीं बना दिया है? पेपर लीक माफिया, ये काम आपने इस प्रदेश के साथ किया है। आप सरकारी कर्मचारियों को खुशहाल करने की बात करते थे, जब वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते तो आप उनके खिलाफ पुलिस केस कर देते कि ये कांग्रेस के वादों पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अरे भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका हक है अगर वो मांग रहा है तो उसके खिलाफ सरकार, यहाँ की भाजपा की सरकार पुलिस केस कर देती है। महिला सुरक्षा की बात करने का आपको तो नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं और 4 घंटे के अंदर 11 बलात्कारियों को रिहा किया जाता है उनके गृह क्षेत्र गुजरात में। आपने गुड़िया हेल्पलाइन शुरू करी थी। मेरी 3 दिन पहले हिमाचल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिमला में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुद्दे पर थी। मैंने पेपर में पढ़ा 2 साल की बच्ची मनाली में जिसके साथ वो दुष्कर्म हुआ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं आई। उसको पहले लोकल अस्पताल, फिर कुल्लू, फिर उसके बाद पीजीआई भेजा गया। जिस तरह से वो दर-दर भटक रही थी इलाज के लिए, मुझे मेरे मन में सवाल जरूर आया कि गुड़िया हेल्पलाइन का क्या हुआ है। गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस बन गई है। 8500 वेकेंट वहां पर शिकायतें आकर पड़ी है जिसका कोई निदान नहीं है। तो आपने भला किसका किया 5 सालों में? अब मैं आपको यहाँ के मुख्यमंत्री का, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है, कच्चा चिट्ठा जरूर खोलना चाहती हूँ। मंडी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला था। कब उड़ान भरी जाएगी मंडी से? कोई मुझे ये बता सकता है? ये भी जुमला था। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है वो 2 जगह चल रही है। एक जगह दिल्ली में जुमलेबाजी पर चल रही है और यहाँ पर वो सुनते हैं हवा में घूमते रहते हैं हेलीकॉप्टर में, वैसे सरकार चलाते रहते हैं। ये पिछले 5 साल का लेखा जोखा है। कहाँ है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट? यहां पर 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे घोषित हुए थे, वो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिए गए। अब सड़कें बनेंगी ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी में सीएम साहब देंगे, पीएम साहब देंगे, क्योंकि पीएम जब आते हैं तो वो यहां जब रहते थे और क्या खाते थे और किससे मिलते थे और किस पहाड़ी पर जाते थे उसकी बात करते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है आप क्या खाते, क्या रहते, क्या पीते, किसके साथ घूमते थे? आज आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया है? 8.5 साल दिल्ली में रहकर और 5 साल यहां पर डबल इंजन की सरकार चलाकर, उसका जवाब दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम पूछ रहे हैं कि अगर गुजरात में अभी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन का शिलान्यास रखा जाता सकता
सकता था तो मंडी में वो क्यों नहीं रखा जा सकता था? ये बहुत ही बड़ा बात है। आप पिछले 8 बार कुछ सालों में 5 सालों में गुजरात यहाँ हिमाचल आ चुके हैं। एक बात और कहनी पड़ेगी और ये बात है डीए की। हिंदुस्तान के बाकी कर्मचारियों को चलिए दिवाली पर डीए मिल जाता है, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी को डीए क्यों नहीं मिल रहा है? ना उनका हक नौकरी में काम करते हुए डीए देंगे, ना उनकी मांग ओपीएस की पूरी करेंगे। 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं पूरे हिमाचल में। क्या उनकी मांग का कोई मायने नहीं है? क्या उनकी डिमांड की कोई इज्जत नहीं है? और जिस तरह से घपलेबाजी से, ये जो मैंने भर्ती माफिया कहा था, जिस तरह से घपलेबाजी से फर्जी भर्तियां हो रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश, चाहे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला हो, जिस तरह से घपलेबाजी से भर्तियां हो रही हैं और हम लोगों के प्रभाव और दबाव के बाद लोगों को रेजिग्नेशन देके जाना पड़ रहा है, ये बताता है कि युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार कर रही है। तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। मुझे 2 ही 3 सवाल पूछने थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? 63 69 राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कहाँ है? जो रेलवे लाइन बिलासपुर से लेह तक बननी थी वो कहाँ है? और जो 4 लेन हाईवे मनाली से चंडीगढ़ बन रहा था वो कब बनकर तैयार होगा? वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हो गया है। इस बारे में ये जरूर बात करें। और यहां पर आकर हिमाचल का रिवाज बदलने का दम्भ और अहंकार छोड़ दे। पहाड़ की अपनी अस्मिता होती है, पहाड़ की अपनी इज्जत होती है। 1971 25 जनवरी को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, जब हिमाचल प्रदेश बनाया गया, तब स्टेटहुड मारो ठुड कहने वाले, मारो लात जिसको कहते हैं, मारो लात कहने वाले भाजपा के नेता थे। और आज वो भाजपा के नेता और उनके वंशज बात कर रहे हैं इस देवभूमि की परंपरा तोड़ने की। तो लोगों ने मन बना लिया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बड़े पैमाने पर इस बार कांग्रेस को चुना जाएगा। लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, कम आय से, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ना होने पर परेशान हैं। बड़े बड़े सपने तो दिखाए गए थे, लेकिन वो सपने सारे धराशायी रह गए और इसलिए इसकी बात करना जरूरी था। आपके सवाल अगर इस पर पहले केंद्रित हो तो मैं उनका स्वागत करूंगा। इनफैक्ट सवाल आप पूछे उससे पहले एक बड़ी गजब बात है। मैं दिल्ली में थी 30 अक्टूबर को, या शायद गुजरात में थी, और मैंने पढ़ा और देखा कि एक दिन में भारतीय जनता पार्टी ने 40 उड़न खटोलों में अपने लोगों को घुमाया और उसको स्टोरी बनाने की कोशिश करी गई। ये हेलीकॉप्टर कहां थे जब यहां पर लोग कोरोना काल में दम तोड़ रहे थे? क्या ये हेलीकॉप्टर हमारे बच्चों को वापस दूर दराज इलाकों से लेकर हिमाचल अपने घर नहीं ला सकते थे? क्या इतना पैसा सिर्फ सरकारी महकमे का खर्चा होगा जब इनको चुनाव कराने रहेंगे? और असलियत तो खुली जाती है। जब सरकारी खर्चे पर चुनाव होता था, लेखपाल से लेकर आंगनबाड़ी को बस में भर के लाया जाता था, तो बड़े मैदानों पर चुनाव होता था बड़े नेताओं का। अब जब अपने ऊपर कराना पड़ रहा है, भीड़ आने से मना कर रही है, तो छोटे छोटे ग्राउंड्स में चुनाव हो रहा है। लेकिन ये बहुत विभत्स रूप है राजनीति का कि आप 40 उड़न खटोले उड़ा रहे हैं हिमाचल में, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये पैसा और ये संसाधन कोरोना काल में लोगों के जरूरत पड़ने में क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। जी, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो हिमाचल के चुनावों से दूर क्यों रखा गया? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हिमाचल के चुनावों के प्रचार से दूर क्यों रखा गया? नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ना पुख्ता है और ना अपडेटेड है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो कल हिमाचल में 2 बड़ी रैली संबोधित कर रहे हैं। उनको कहीं दूर नहीं रखा गया। उन्होंने अभी कार्यभार संभाला था, पहले वो बैंगलोर और हैदराबाद गए और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। 2 रैली कल वो संबोधित करेंगे। इसके बारे में आपको और डिटेल्स दे दी जाएगी। ये जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर 72,000 करोड़ कर्जा है, इसके लिए आपका ये घोषणा पत्र खामोश क्यों है? कहाँ से संसाधन लाएंगे? और ये जो मुफ्तखोरी की जो एक प्रथा शुरू की जा रही है,
इस प्रदेश के लिए, छोटे से प्रदेश के लिए जिसके ऊपर पहले इतना बड़ा कर्जा, उसके लिए कहाँ तक उचित है? कौन सी बात मुफ्तखोरी की करी मैंने? ये जो 300 यूनिट बिजली की बात है, 1500 रुपए का जो हर महीने को आपने देना है ओपीएस है, इसके लिए बहुत बड़ा बजट ये मुफ्तखोरी है। और थोड़ी जब आप फ्री में किसी को देंगे, बगैर किसी काम के देंगे, तो इसको मुफ्तखोरी ही माना जाता है। आपके सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। पहले कांग्रेस ने ही कहा था, जब सरकार ने 60 यूनिट बिजली दी तो कांग्रेस ने कहा कि ये मुफ्तखोरी है, फिर कांग्रेस ने इसको 300। आपकी बात का मैं जवाब दे देती हूँ। परिवेश और परिस्थिति बदलती है। आज इस देश की 83% आबादी की आय घट गई है और इस देश में आज सहायता की लोगों को जरूरत है। वो सहायता, कुछ बिजली मुफ्त मिल जाए, वो सहायता महिलाओं के हाथ में कुछ पैसा आ जाए, वो सहायता बच्चों की फीस में कुछ जमा हो जाए, उसके तमामों रूप हो सकते हैं। लेकिन जिस देश में 10% आबादी 73% रिसोर्सेज को कब्जा के बैठी है, उस देश के गरीब और आम जनता के लिए कुछ करना जरूरी है। आप जिसको मुफ्तखोरी कह रहे हैं, मैं पलट के पूछ सकती हूँ कि 410 का सिलेंडर जब 1200 में बिक रहा है तो ये जनता क्या करे? 22 रुपए किलो बिकने वाला आटा जब आज 60 पे 40 पे बिक रहा है तो उसका क्या करे जनता? 35 रुपए लीटर बिकने वाला दूध जब 60 पे बिक रहा है तो जनता क्या करे? पकौड़े तलने वाला 70 रुपए लीटर का तेल जब 220 पे बिक रहा है तो जनता क्या करे? वो जनता जो आज सबसे ज्यादा बेरोजगार है आजाद हिंदुस्तान में और आय निरंतर गिरती जा रही है। मेरा अपना मानना यह है कि ये जो कुत्सित दुष्कर्म और दुष्प्रचार किया जा रहा है रेवड़ी कहकर, और वहीं से आपका सवाल आ रहा है, उसी बात से प्रेरित होकर, अशरफियों की बात क्यों नहीं करते हम इस देश में? अमीरों के कर्जे माफ होंगे। 10 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स का राइट ऑफ किया गया, उसमें से रिकवरी रेट 8 या 10% होता है। उसके बारे में चर्चा कब होगी इस देश में? इस देश में ये चर्चा कब होगी कि आम आदमी का, आप तक का इनकम टैक्स कम नहीं होगा। जीएसटी आटे पर भी लगाया जाएगा, जीएसटी खाने पीने की चीजों पर भी लगाया जाएगा, उस हवाई चप्पल पर भी लगाया जाएगा जिसको पहनाकर हवाई जहाज में बिठाने का जुमला फेंका था। लेकिन अमीरों का, कॉर्पोरेट्स का कॉर्पोरेट टैक्स कट होगा। पिछले 3 साल में सरकार को 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है, चाहे वो संसाधन के हो, चाहे मुफ्तखोरी के हो, पहले ये देश के उन संपन्न वर्गों से पूछने चाहिए जिनके लिए सरकार काम करती है। मुझे कहने में कोई भी परहेज नहीं है, ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। आपने एक सवाल पूछा और वो अच्छा सवाल है, उसका मैं जवाब भी दे देती हूँ कि पैसा कहां से आएगा। हिमाचल की भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में कर्जा करीब 51% बढ़ा दिया है और 51% बढ़ाने का नतीजा है कि आज आपके बेटे के, उनके बच्चों के सर पर 1.5 लाख, सब प्रत्येक हिमाचल वासी के सर पर 1.5 लाख का कर्जा है। इस कर्जे से किया क्या गया, हमें यह पूछना है। क्या इस कर्जे से कल कारखाने लगाए गए? क्या नौकरियां बनाई गई? क्या महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह खोले गए? क्या किया गया इस पैसे से? इस पैसे से कितना रोजगार बना? और हमारी सरकारें क्योंकि जवानी जमा खर्च नहीं करती, हम अपने मैनिफेस्टो में एक शब्द वो नहीं डाल सकते जिसका इकोनॉमिक कमेटी ने अध्ययन करके अप्रूवल ना दिया हो। और उस इकोनॉमिक कमेटी में छोटे मोटे लोग नहीं, पी चिदम्बरम जी जैसे और जयराम रमेश जी जैसे और तमामों वित्तीय मामलों के जानकार लोग हैं। और जब उन लोगों ने अपना अप्रूवल दिया, यहाँ का बजट पढ़ के, एक्चुअल्स पढ़ के, तब हमने उस पर कार्रवाई करने का को सुनिश्चित किया। और हमने ये दो सरकारों में, 2 राज्यों में कर दिखाया है। हम यहाँ पर सिर्फ आके चुनाव के लिए नहीं बोल रहे ओपीएस आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमी 101 की कोई जरा सा भी अगर कोई जानना चाहे तो जब आप किसी के जेब में ज्यादा पैसा डालिएगा तो वो ज्यादा उपभोग करेगा, ज्यादा उपभोग करेगा तो कंपनियां ज्यादा निवेश करेगी। जितने लोग ज्यादा कपड़े, जूते, तमाम चीजें खरीदेंगे उतने ज्यादा वो कंपनियां बनाएंगी। जितना बनाएंगे उतना ज्यादा निवेश करेंगे, जितना ज्यादा निवेश करेंगे उतनी ज्यादा नौकरियां बनेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा वर्चुअस साइकिल है, ये एक बहुत सुचक्र है, उपभोग, निवेश और नौकरी का। ये सुचक्र को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ने का काम किया। मैडम, ओपीएस के साथ ही एक और सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई है कॉमन मैन कि 60 साल के बाद जो केवल एक सरकारी कर्मचारी को नहीं, आम आदमी को भी होती है, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए,
सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन शुरू हो जाना शायद लोगों की अभिलाषा को दिखाता है, लेकिन वो पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं करा सकता है। जो एक डिबेट है वो काफी टाइम से कुछ लोगों के दिमाग में है और चल रहा है कि सोशल सिक्योरिटी, जैसा कि विकसित देशों में चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो या जर्मनी हो, जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी एक है, एक सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क होता है जहाँ पर हर नागरिक को अगर वो बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है या ऐसा कुछ करके दिया जाता है। तो मुझे लगता है एक वो बड़ा डिबेट है, इसमें आम सहमति भी बनानी जरूरी है, इसमें केंद्र सरकार को और बाकी सारे विपक्षी दलों को बैठकर निर्णय लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सोशल सिक्योरिटी नेट बनाते हैं, किस प्रदेश के पास कितना पैसा है, केंद्र सरकार उसमें कितना पैसा डाल सकती है, उसका राजकोष के घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत प्रबुद्ध सवाल है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर क्योंकि किसी ने कोशिश कर दिया, मैं नहीं आंसर कर सकती हूँ, लेकिन ये डिबेट शुरू हुआ है और जरूर ये अपने किसी कंक्लूजन तक पहुंचे, ऐसी मेरी अभिलाषा है और ऐसा मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इंक्लूडिंग हमको आम सहमति बना के करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की भी काफी फैन फॉलोइंग है हिमाचल में, क्या वो आ रहे हैं प्रचार के लिए? प्रियंका गांधी जी ने आज अपनी चौथी रैली करी है और जिस तरह का जनसैलाब उनकी रैलियों में उमड़ रहा है, वो बदलाव का, वो इस सरकार से उब गए, उकता गए लोगों का और वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े लोगों का सूचक है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की एक यात्रा कर रहे हैं और क्योंकि मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत विषय है और आपने छेड़ दिया है तो मैं उसको वैसे ही जवाब देती हूँ। उस यात्रा का हिस्सा मैं भी बनी थी, सोशल मीडिया चेयरपर्सन होने के नाते दिन भर मैं वहां की फुटेज देखती रहती हूँ, जो आता है, क्या लिखना है, क्या कहाँ लगाना है। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी जी जो आज कर रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये गैर राजनीतिक काम हम कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट आजाद भारत में ये क्रांति का काम है। जिन लोगों का नौकरी और महंगाई से हौसला टूटा उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो संविधान के तार तार हुए उसको साथ रखने की बात कर रहे हैं, जो देश का ताना बाना सौहार्द टूटा जा रहा है उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब वो कारवां चलता है तो उसमें कोई हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, तमिल, कश्मीरी नहीं होता, उसमें सब भारतीय होते हैं, सबके मन में भारत धड़कता है। तो मुझे लग रहा है जो वो काम कर रहे हैं देश को एकजुट रखने का, वो काम बहुत जरूरी है और अगर नहीं किया तो ये देश बहुत बिखर जाएगा और संभाले नहीं संभलेगा। तो मुझे लगता है कि वो हिमाचल की जनता को जो संदेश वहां से देना चाह रहे हैं वो जनता बखूबी सुन रही है, लेकिन क्या वो भी यात्रा छोड़ के आ रहे हैं? जहां तक मेरी जानकारी अभी उनका आना तय नहीं हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तमाम शीर्ष नेता, हमारे तमाम युवा नेता, खुद प्रियंका जी यहाँ पर प्रचार जोर शोर से कर रही है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैडम यात्रा की आपने जिसमें बात कही है, इन 90s ऑल्सो रथ यात्रा का कुछ चलन आया था, उसके बाद ही 92 में द देन कांग्रेस गवर्नमेंट हैज had to open gates for multinationals to bring in employment and all. Do you think this Rath Yatra by Rahul Gandhi will also result in such things? There is no relation between the Rath Yatra and the employment creation that our government did in 1991 through economic liberalization. I say this with all amount of authority, with some amount of economics and historical relevance. 1991 का economic liberalization कांग्रेस की सरकार ने उस समय किया जब देश को बिल्कुल खस्ता हालत में छोड़कर अधकचरी खिचड़ी सरकारें गई थी और जब वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ उसके फ्रूट्स हम आज तक, उसका जो अंश था उसका आज तक चल रहा है। मुझे लगता है रथ यात्रा से इसको कंपेयर करना इस यात्रा के साथ घोर, इसका अपमान भी होगा और घोर अन्याय भी होगा। रथ यात्रा ने लोगों को तोड़ने, एक वर्ग विशेष की बात करने की बात करी थी। भारत जोड़ो यात्रा और पदयात्रा करना देखिए आसान नहीं होता है, दूर से कभी देखकर लगता है कि ठीक है, पदयात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। आप 3570 किलोमीटर दक्षिण से लेकर उत्तर तक चल रहे हैं और जिस तरह से लोगों की भीड़ आ रही है, आपको शायद फोटो में देख के कभी ऐसा लगता हो कि अरे ये महिला है या ये पुरुष है या ये बच्ची ऐसा है, जिस तरह का उत्साह है। और मुझे लगता है ये देश पिछले 8.5 सालों में एक चीज से तंग आ गया, वो हाथ जोड़ के कहता है प्रभु अपने मन की बात अपने घर पे करना, यहाँ पर हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात सुनिए। हम बेरोजगारी से और महंगाई से परेशान हैं। कितने ही युवा आते हैं राहुल जी से और वो सिर्फ रोजगार की बात करना चाहते हैं।
माएं अपने बच्चों के बारे में बात करना चाहती हैं, औरतें स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी जिस मिशन पर निकले हैं उसका राजनीतिक फायदा तो बिल्कुल होगा, लेकिन उसका इस देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज बहुत सारे लोग जो राजनीति से दूर हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस यात्रा में आकर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज की तारीख में आज की समस्याओं का अगर समाधान और हल ढूंढना है तो उसका जवाब है भारत जोड़ो यात्रा के 2 कदम चल लो, उनके साथ आके खड़े हो जाओ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।